आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं कि सरकार को प्रेस सरकार कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सब साइलेंट जोन में चले जा रहे हैं। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है तो आज आपको एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी चाहिए थी। आपको लगता है कि हरदीप सिंह पुरी साहब ने कुछ नहीं कहा तो संसद में दिया गया उनका बयान आपको सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने अलग अलग विकल्पों की भी बात की। ये भी कहा कि भारत के पास सफिशिएंट क्रूड ऑयल का स्टॉक है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा एलएनजी के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने गांव से लेकर शहर तक के स्टॉक की बात की। उन्होंने ये नहीं बताया उन्होंने गांव से लेकर शहर के स्टॉक तक की बात की। ईशान, मुझे लगता है कि वो पॉइंट आप मिस आउट कर गए। उन्होंने बाकायदा ये बताया कि शहरों के लिए, गांव के लिए कितने दिनों का स्टॉक है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने ऑयल की बात करी, ठीक है, गैस की भी उन्होंने गैस की भी बात की, उन्होंने गैस की भी बात की। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने समय मांगा है, विपक्ष ने समय मांगा है। एलपीजी को लेकर जो किल्लत है उसको लेकर चर्चा के लिए विपक्ष ने समय मांगा है, ये बहुत अच्छी बात है। धनंजय जी, इसका मैं जवाब लूंगी जो ईशान ने अभी कहा, लेकिन उससे पहले अनुराग वर्मा जी आपके पास आती हूं, क्योंकि ईशान ने अभी थोड़ी देर पहले उन सिग्नल्स की बात की जिनको बंद कर दिया गया, तो कैसे निकल गए वहां से सारे के सारे टैंकर। और मुझे लगता है कि जब ईरान की बात आती है तो शैडो ऑयल इकोनॉमी की बात हर कोई जानता है। हर कोई ये जानता है कि घोस्ट टैंकर्स क्या होते हैं, और हर कोई ये जानता है कि तमाम सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने अपनी इकोनॉमी को कैसे मजबूत रखा और उस पर डेंट नहीं आने दिया था। लेकिन इस दूसरे युद्ध के बीच में देश के अंदर एक राजनीतिक युद्ध चल रहा है, नुकसान किसका। और ऐसे सेंसिटिव मैटर पर एक नैरेटिव सेट करना या ये कहना कि फैक्ट्स राइटली कोटेड नहीं है, देश में पैनिक होगा, देश में दबाव बनेगा, ये कितना जायज या नाजायज आपको लगता है? देखिए पूर्णिमा जी, यहाँ सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, सारे जो पॉलिटिकल लोग स्पेशली जो बातें करते हैं, हर चीज़ अपना एक एजम्पशन, अपना एक तरह से एक फॉल्स जो है नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसी स्थिति में जहाँ विश्व एक परेशानी के दौर से गुजर रहा है, वहाँ पे हमको जो सीधा और सपाट, मेरा कहना ये जो गवर्नमेंट का वर्जन है उस पे ही हमें रहना पड़ेगा, वही हमें सच मानना चाहिए और वही सच है भी काफ़ी हद तक। अगर आपके कोई सवाल है, जैसे आप अभी कांग्रेस के हमारे ईशान जी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में चले जा रहे हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं, उसका आम आदमी क्या कहें इसमें, वो सारी बातें तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी नहीं समझ में आएंगी जो वो इतना टेक्निकलिटी में चले गए थे। उसके बाद अगर आप उसके इम्प्लीकेशन देश पे बात करें तो राजनीतिक आदमी उसको जो है दो तरह समझेगा। जो विपक्ष का आदमी वो कहेगा जी प्रधानमंत्री हमारे कंप्रोमाइज्ड हैं, उन्होंने जो है वो एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो बीजेपी का है, जो एनडीए का है, वो कहेगा जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देखिए 2 शिप निकाल ली। लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि अब भारत देश अपने आप में इतना सक्षम है कि उसके साथ दोस्ती, उसके साथ अच्छे संबंध बनाना हर देश की प्रायोरिटी है, हर देश की मजबूरी है कि कहीं ना कहीं उसको भी ये पता है कि कहीं ना कहीं उसकी जो है ज़रूरत भारत देश भी बनेगा, तो उसको एक लेवल पे अच्छे संबंध बना के चलना है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही थी, उसके बीच में हमारे जो छात्र वहाँ पढ़ रहे थे उनको सेफ पैसेज दिया गया था। तो वो ऐसा नहीं, वो किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की वजह से नहीं होता, वो देश की अपनी स्ट्रेंथ की वजह से होता है, अपनी कूटनीति की वजह से, अपनी विदेश नीति की वजह से होता है। इसमें एक चीज और भी, सिर्फ एक ही रूट कभी भी ऐसा नहीं होता। ये फिर मैं बहुत एक्सपर्ट वाली बात कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मुझे, अगर मैं कहीं गलत हो जाऊं तो मुझे माफ करिएगा। बहुत एक ऑल्टरनेट रूट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही जगह से सारा तेल आएगा। ऑल्टरनेट रूट में होता क्या है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, ये होता है। लेकिन इस समय हमें ये चीज मान के चलनी चाहिए कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थितियां हैं, घूम कर आते हैं, वो भी एक रास्ता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। और उससे भी बड़ा जो एक जो सबसे बड़ा जो इंटरनल खतरा होता है पूर्णिमा जी, वो हमें अपना वो ज्यादा चेक करने की जरूरत है। जो ऐसी स्थिति में लोग होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, जो भंडारण करना शुरू कर देते हैं, जो हमने कोविड में जो सिचुएशन खराब हुई थी, वो जो गैस सिलेंडर, जो दवाइयां, जो सारी चीजें थी, उससे लाइफ सेविंग चीजें थी, जो होर्डिंग करी गई थी बेहिसाब ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, वो ज्यादा खतरनाक थी। तो उस समय इंटरनली हमको उस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक, ऐसा लगता नहीं है कि डिस्पाइट ऑफ व्हाटएवर हैज बीन सेड बाय द गवर्नमेंट,
कहीं पर भी ऑपोजिशन अभी उस पर सेटल हो पाया है? नहीं पूर्णिमा जी, हम तो पहले अपोजिशन का धन्यवाद करते हैं कि उनकी सिंसियरिटी जनता के प्रति है, देश के प्रति है, तो उनकी सिंसियरिटी देश के प्रति बनी रहे, सजगता बनी रहे। हम असहमतियों का सम्मान ही तो लोकतंत्र है, इसलिए हम वेलकम करते हैं। लेकिन आज के डेट में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी ऊर्जा के प्रति स्थिरता की नीति है, 6 महाद्वीपों के साथ हम 40 देशों के साथ जो हम आज ट्रेड कर रहे हैं, जिससे हमारी, और जैसा कि कह रहे थे जब साफ पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा, कांग्रेस कान उस समय बंद कर लेती है जब काम की बात की जाती। जब आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत में रोज LNG के कार्गो पहुंच रहे हैं, CNG की 100% सप्लाई हो रही है, और जब दुनिया में इस तरह की स्थितियां बनी हुई है, अफरा तफरी बची हुई है, भारत में अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है, आराम से चल रहा है। मैं ये या कोई भी व्यक्ति पूर्णिमा जी ये नहीं कहेगा कि जब वैश्विक इतनी उथल पुथल मची हुई है, दुनिया में जिन जीवन के लाले पड़े हुए हैं, हम दिन रात देख रहे हैं कि गोलीबारी हो रही है, आधी दुनिया, आधा विश्व जो है वो युद्ध के में शामिल हो चुका है, युद्ध के मुहाने पर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं हो सकता ना धनंजय जी? नहीं देखिए, हमारी तो व्यवस्था इतनी करके रखी गई है ना, तभी तो हमारे पास 8 सप्ताह का, लगभग 2 महीने का हमारे पास पेट्रोलियम का, डीजल का, पेट्रोल का स्टोरेज है, गैस की स्टोरेज 8 दिन की हमारी बनी हुई है। उसके बाद धनंजय जी, बट एट द सेम टाइम भारत का जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो उस हिसाब का नहीं है ना। हमारी दूसरे देशों पर, मध्य पूर्व पर निर्भरता है ना पेट्रोल डीजल को लेकर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है ना। ग्रीन एनर्जी के या फिर वैकल्पिक ऑप्शनल ऊर्जा सोर्सेस के, एनर्जी सोर्सेस के हमारे पास, हम दूसरों पर डिपेंडेंट है ना, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर ऐसी वैश्विक परिस्थितियां बनती रहेंगी तो ये समस्याएं आती रहेंगी, तो हम क्या करेंगे? हम खुद को पहले भीतर से मजबूत कर लेंगे ताकि दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता ही नहीं रहे। ग्रीन एनर्जी पर जितना काम पिछले 12 सालों में किया गया है, न भूतो न भविष्यति, आपने देखा होगा पहले कभी ऐसा नहीं किया गया था। और लगातार अगर आप 25 करोड़ बैरल कच्चा तेल भारत के पास, लगभग 4000 लीटर के पास हमारे पास बफर रखा गया है, और तमाम विशाखापट्टनम से लेकर के तमाम जो तटीय भंडारण, बैंगलोर, पादुर, विशाखापट्टनम, तमाम जगहों पे जो लगातार स्टोरेज हमारी क्षमता बढ़ाई गई है, वो इसीलिए बढ़ाई गई, इसी परिस्थितियों के लिए बढ़ाई गई। और जो हम चीज हमारे यहाँ होती ही नहीं है, इसका 70% हम बाहर से मंगाते हैं, और 70% में भी 90% एक ही जगह से हमारा, आउट ऑफ दैट गैस एक ही जगह से आता है। और वो देश जब युद्ध में शामिल हो गया, बावजूद उसके हम अरेंज कर ले रहे हैं, तो ये सरकार की स्ट्रेटेजिकली कितनी बड़ी जीत है, इसको भी तो हमें देखना होगा कि सरकार कितनी सजगता से और कितनी सामर्थ्य से और कितनी तत्परता से इसका इंतजाम किए, ताकि देश में कोई अफरा तफरी का माहौल। पिछले 5 दिनों में 28% LPG का उत्पादन बढ़ाया गया, ओनली 5 डेज में 28% हम लोगों ने प्रोडक्शन लेवल को हाई कर दिया है। सरकार लगातार करे, गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। अल्टरनेट एनर्जी पर लगातार काम करा, अक्षय ऊर्जा से लेकर के प्रधानमंत्री के तमाम सोलर स्कीम से लेकर के लगातार जो योजनाएं हम शुरू कर रहे हैं या चला रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम इथेनॉल प्लांट को गैस में मिलाने, पेट्रोल में मिलाने को लेकर के सरकार लगातार टेस्ट करे, लगातार उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। यही नतीजा है कि जब दुनिया अस्थिर है, जब हमारे अगल बगल के मुल्कों में सारा कुछ बंद हो चुका है, लगातार ऑफिस के आधा से ज्यादा लोगों को बंद किया जा चुका है, स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, वैसे में भारत में कहीं कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है। इसलिए सरकार कर रही है कि आप जमाखोरी ना करें, कालाबाजारी ना हो, इसका ध्यान रखना है। और हम सब नागरिकों, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है और कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टेटमेंट है धनंजय जी। दिक्कत है, हाँ, उस पर काम सरकार कर रही है और आगे दिक्कत ज्यादा ना बढ़े।